Hello everyone, this is Dr. Sam. This video is for the beginner who are just going to learn history. सबसे पहले मैं आप लोग के साथ जो है हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करूंगा कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। देखिए जी, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, लेकिन एक काबिल और एवरेज डॉक्टर में जो फ़र्क है, मेन फ़र्क है वो है ऑल अबाउट द हिस्ट्री। काबिल डॉक्टर जो है उसकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है, उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो बड़े ज़्यादा डेवलप होते हैं एंड हिस्ट्री विल लीड यू अप टू द डायग्नोसिस। देखिए जी, डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर इज़ ऑल अबाउट टू डायग्नोज। उसका मेन काम क्या है? एक बीमारी की तशखीस है, डायग्नोसिस करना है। अच्छा जी, अब वो डायग्नोसिस कैसे कर सकता है? तो डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां से हम स्टार्ट लेते हैं, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आप लोग जो हैं, जब आप लोग पेशेंट से हिस्ट्री ले लेते हैं, उसके ऊपर आप लोग एग्जामिनेशन करते हैं। अच्छा जी, अब एग्जामिनेशन जो है फाइनली उसकी दो अक़साम है, एक है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। अच्छा जी, एग्जामिनेशन के बाद आप जो है कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, मतलब टेस्ट, सीटी स्कैन, MRI एटसेट्रा, और फाइनली आप जो है वो क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं एक बीमारी को, और उसके बाद उसके लिए ट्रीटमेंट लिख लेते हैं। जो फर्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है हिस्ट्री। हम सबसे पहले हिस्ट्री को सीखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनली डायग्नोसिस। अच्छा जी, अब हिस्ट्री है क्या? व्हाट इज हिस्ट्री? देखिए जी, हिस्ट्री जो है वो है हमारे पास व्हाट द पेशेंट नो अबाउट हिज या हर डिजीज। जो कुछ एक मरीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं, जो आप लोग को बता देते हैं, अच्छा जी, वो आप लोगों की हिस्ट्री है। अब आप लोग एक प्रोफेशनल हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं, उसकी कुछ स्टेप्स हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है इंशाल्लाह पूरी हिस्ट्री सीखेंगे। उसके बाद उसको जो है आप लोग के साथ परफॉर्म भी करेंगे एंड इंशाल्लाह एट द एंड यू विल नो all the basics of history. देखिए जी, ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सबसे पहले जो है हम स्टार्ट ले लेते हैं अप्रोच टुवर्ड द पेशेंट। कि अगर आप लोगों के पास एक पेशेंट जो है वो वार्ड में पड़ा हुआ है, आप उसको अप्रोच कैसे करेंगे? अब हर चीज़ के मार्क्स है, हर चीज़ जो है आपका काउंट होता है इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो सबसे पहले आप जो अप्रोच करते हैं पेशेंट्स को ना, तो वो एक इफेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आम बंदी की तरह। सबसे पहले आप लोग कुछ मतलब ग्रेसफुल आपकी लुक होनी चाहिए, आप जो है एक कॉन्फिडेंट बंदी की तरह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब डरा हुआ कि तो फिर आपको पेशेंट जो है आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ग्रेसफुल जाना चाहिए इंसान को, कॉन्फिडेंट जाना चाहिए। यूनिफॉर्म भी आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए डॉक्टर वाला। अच्छा जी, बाल भी, आपकी पूरी लुक जो है ना वो मैटर करता है। अगर एक बंदी की लुक ऐसी है कि मतलब वो डॉक्टर भी है, काबिल भी है, लेकिन उसके लुक्स, उसकी यूनिफॉर्म, उसका मतलब बात करने का तरीका अगर ये ठीक नहीं है, तो पेशेंट आप पे भरोसा नहीं करता। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये चीज़ है। और दूसरी बात, अगर एक पेशेंट जो है वार्ड में बेड पे है, तो आप लोग का राइट साइड अप्रोच होना चाहिए। पेशेंट के लेफ्ट पे कभी भी नहीं जाना, क्योंकि एग्जामिनर जो है, मोस्टली एग्जामिनर तो यही चीज़ देखता है। अगर पेशेंट आपकी इन चीज़ों को देखता है ना, तो एग्जामिनर आपका राइट साइड अप्रोच देखता है। तो पेशेंट के पास जब भी आप जाएंगे तो उसके राइट हैंड साइड पे जाएं। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब देखिए जी, आप लोग का फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों ने सीख लिया है अबाउट द हिस्ट्री। अच्छा जी, ये तो आप लोग पेशेंट के पास जा चुके हैं। अब अगर आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं और एक पेशेंट आ रहा है, अच्छा जी, तो सबसे पहले आप एज डॉक्टर आप क्या देखेंगे? आप जो कुछ भी नोट करते हैं उसको हम कहते हैं डिमेन्योर। देखिए जी, आपके पास एक पेशेंट आ गया और वो बहुत ज़्यादा क्या है, ब्रीथलेस है। देखिए जी, उसका सांस फूला हुआ है, तो आप लोग उससे कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं कि यार बंदी को जो है हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लंग का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए जी, आपका पेशेंट जो है ब्रीथलेस है, तो आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया उससे मिल सकता है। देखिए, जैसे ही वो क्लिनिक में अंदर आना शुरू हो गया, तो आप लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया। पेशेंट इज़ एक्चुअली अ बुक। आप लोगों ने 20 मिनट में, 10 मिनट में, जितना टाइम आप उसको दे रहे हैं, उसमें आप लोग एक पूरा बुक पढ़ रहे हैं। यूर पेशेंट इज एक्चुअली अ फुल बुक ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आप उसका डायग्नोज करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अगर वो जो है कुछ राउंड फेस उसका नज़र आ रहा है ना, आप लोग अब नोट कर रहे हैं। देखिए जी, एक गुड डॉक्टर जो वो सबसे पहले जो है मतलब स्टार्ट से ही वो मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होता है और वो देखता है कि यार उसको हुआ क्या है। अगर आप लोग जो है उसको देखते हैं कि उसका फेस राउंडेड है, तो मतलब आप ले सकते हैं कि हाँ, इसमें शायद स्टेरॉइड ओवरडोज हो गया है, या वो बहुत से अरसे से जो है स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या उसको कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुशिंग सिंड्रोम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोग तो देखिए जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसकी स्किन आप देख रहे हैं कि स्किन जो है वो इस तरह बिल्कुल श्रिंक टाइप की, और शायद उसको डायरिया हुआ हो। अच्छा जी, इसके अलावा वो जिस तरह से चेयर पे बैठता है ना, तो चेयर पे अगर वो इस तरह टिल्टेड बैठा हुआ है इधर उधर, शायद उसको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, बटक्स में, पेरिएनल एरिया में, वहाँ कुछ मसला हो रहा है। तो सब कुछ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अच्छा जी, उसके बाद
देखिए जी, जब आप उससे बात करते हैं ना, तो वो अगर विस्लिंग साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है बात करने के दौरान, तो शायद उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम हो रहा है ब्रोंकियोल किसी भी उस पर, तो ये भी देखना है। उसकी जो देखिए जी ब्रीथिंग स्मेल है वो भी आप लोगों ने देखना है। देखिए जी, अगर उसके वो बात करते हुए ना अजीब सी स्मेल अगर आपको आ रही है, शायद उसको एसीटोन ब्रेथ हो, मतलब डायबिटिक पेशेंट से जो ब्रेथ हमें आती है ना, एसीटोन ब्रेथ उसको हम कहते हैं। तो हर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने देखा एक, देखिए जी डिमेन्योर में ना आप जब पेशेंट को देखते हैं तो आपको कुछ सोशल इन्फॉर्मेशन भी मिल सकते हैं। सोशल इन्फॉर्मेशन किस तरह, आप देखते हैं ना कि अगर उसके कपड़े पुराने कपड़े हैं, उसके बाल भी ठीक नहीं है, मतलब आप उसका रंग देख के, उस मतलब जो सब कुछ देख के ना आपको कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के आपको पता चल जाता है कि उसके हाथ पे किसी घड़ी है, कीमती है नहीं है, कपड़े कीमती है, मतलब जो शूज़ है उसके, तो आप लोग को पता चल जाता है कि यार बंदा जो है अमीर है या गरीब है। अब अगर गरीब है, मैं पैसे लूँगा नहीं लूँगा, पी मुझे मिल जाएगा नहीं, अपनी जेब से दूंगा पेशेंट को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। तो यही सारे जो है सोशल इन्फॉर्मेशन आप लोग गेन कर सकते हैं पेशेंट को देखने से। अब अगर वो कुछ ऐसी फैमिली से, बहुत पुअर फैमिली से, शायद उसको कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हो, तो हर एक चीज़ जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगी अबाउट द पेशेंट। ये हो गया आप लोग का डिमेन्योर। अब हम आते हैं मेनली, अब वो पेशेंट जो है चेयर पर बैठ गया है, अब आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, अब आप लोगों का पेशेंट जो है चेयर पे बैठ गया, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना इंट्रो करना है। अच्छा जी, या फिर आप जो है बेड के करीब गए राइट साइड पे, सबसे पहले आपने अपनी इंट्रो करनी है। इंट्रो कैसी करनी है, आई एम डॉक्टर फलां, अच्छा जी, या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर, कुछ इस तरह, स्टूडेंट थर्ड ईयर MBBS, और मैं जो है आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा अबाउट योर करंट सिचुएशन, अबाउट योर डिजीज़, सो होपफुली यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट। अच्छा जी, तो आप लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शन कर दी। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो है आप लोगों ने पेशेंट्स की इंट्रो लेनी है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब पेशेंट की इंट्रो क्या है, उसका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब नेम, फादर नेम, देखिए जी, अगर आपके पेशेंट्स जो है वो मिस ना हो जाए, कोई मतलब आजकल जो शीज़ा और फिज़ा बहुत ज़्यादा चल रही है ना, तो कुछ मिसिंग ना हो जाए, एक पेशेंट की जगह दूसरे के ऑपरेशन ना कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है सर, तो नहीं हर एक पेशेंट को आप जानते हैं, फिर भूल जाते हैं इंसान। तो उसका नेम, फादर नेम, अक्सर दो पेशेंट्स के नाम जो एक जैसे हो सकते हैं, तो आप कहीं आप जो है एक की जगह दूसरी की ऑपरेशन ना कर दे, या एक को दूसरी की ट्रीटमेंट ना लेते, तो इसीलिए नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में फादर नेम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो बंदों के नाम अक्सर जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। अब अगर फादर के नाम भी सेम है, तो आप लोगों ने साथ में जो है उसकी CNIC नंबर, कुछ भी जितने भी आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं, सो डू इट। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है एज है। एज, देखिए जी, आपने पेशेंट का एज पूछना है। जी, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, उम्र क्या है, उम्र के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है बीमारियाँ। अच्छा जी, अब अगर उस पेशेंट को जो है सपोज करें उसको PR ब्लीडिंग है, पर रेक्टल ब्लीडिंग है, और वो एक 60 साल का बंदा है, तो आप लोग जो है उसमें कुछ कार्सिनोमा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कैंसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये PR ब्लीडिंग जो है एक 10 साल के बच्चे में हो रहा है, तो शायद आप जो है कोई दूसरी तरफ जा सकते हैं, कोई दूसरा काज भी हो सकता है। लेकिन जो ओल्ड एज है उसके साथ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ एसोसिएटेड हैं, जो हम एज की बिना पर एसोसिएट कर सकते हैं। तो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, फिर उसका जो है जेंडर आता है मेल एंड फीमेल। तो बाज़ बीमारियां जो है वो मेल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, मोर कॉमन इन मेल, और बाज़ जो है फीमेल में बहुत कॉमन है। सो इसीलिए जो है जेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में आप उसका ऑक्यूपेशन भी पूछ लेते हैं कि बंदा तो किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा धूल और पॉलन ये सारी चीज़ें, या फिर वो जो है कोई कैट्स, डॉग्स और बर्ड्स इनको तो नहीं पाल रहा, क्योंकि उनके साथ बीमारियां जो है एसोसिएटेड है। या कोई अगर एक हेल्थ केयर वर्कर है जो जगह जगह घूमता फिरता है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग, पेशेंट जो है कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, जाहिर बात है वो दूसरों से बीमारियां भी आसानी से ले सकता है ना। तो ऑक्यूपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, मैं आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग। तो ऑक्यूपेशन भी आप लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस का पूछे कि हाँ ये लड़की यहाँ, मतलब अगर फीमेल है तो क्या ये शादीशुदा है, या अगर शादी हुई है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि उसके कितने बच्चे हैं। सो ऑल अबाउट द मैरिटल स्टेटस, क्योंकि देखिए जी, बाज़ बीमारियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा शादीशुदा ख़वातीन में जो बहुत ज़्यादा है, और बाज़ ऐसे है जो गैर शादीशुदा में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों ने, तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि पेशेंट इज़ अ बुक। आप लोगों ने बुक को बहुत गौर से देखना है, ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी। अच्छा जी, सो दिस इज़ अबाउट द पेशेंट इंट्रो। हर एक चीज़ जो है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बता दिया। अच्छा जी, ये सब कुछ हो गया। अब आप लोगों ने कॉन्सेंट लेना है कि मतलब वो जो है, या आप लोग अपनी इंट्रो के बाद भी सीधा से आप लोग कंसेंट ले सकते हैं, उससे इजाज़त पूछ के ना, कि मैं आपको का मुआयना करूंगा, आपसे कुछ सवालात पूछूंगा। ये ओरल भी हो सकती है, बस आप लोगों ने पूछ लिया, या फिर रिटर्न भी हो सकती है। अक्सर बाहर जो है जो अटेंडेंट बैठा होता है वो ऑलरेडी उससे वो ले लेता है कंसेंट। जो मेन थिंग अबाउट द हिस्ट्री है वो है आपका चीप कंप्लेंट। अच्छा जी, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज चीप कंप्लेंट। अब आप लोग का पेशेंट जो आया है वो किस कंप्लेंट के साथ आया है, दिस इज अबाउट योर चीप कंप्लेंट। अब आप लोग जो है बिल्कुल प्रोसेस जो है हिस्ट्री का वो स्टार्ट हो गया है। देखिए जी, सबसे पहले व्हाट
व्हाट द पेशेंट ड्रैग टू द हॉस्पिटल, किस चीज़ ने जो है पेशेंट को हॉस्पिटल आने पे मजबूर किया है। आप लोगों ने पूछना है कि जी आपका आना कैसा हुआ, आपको क्या तकलीफ़ है। ये से आप लोग जो है स्टार्ट ले लेते हैं एज ए डॉक्टर कि जी आपको क्या तकलीफ़ है। तो वो बताएगा कि हाँ सपोज़ करें उसको कफ़ है, हाँ जी मुझे कफ़ है। तो आप उससे दोबारा से पूछ ले कि अच्छा जी आपको सिर्फ और सिर्फ कफ़ से प्रॉब्लम है, आप मुझे इसीलिए आए हैं कि आपको कफ़ है। तो वो कहेगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैदे में भी बहुत दर्द है, या फिर वो कहेगा कि चेस्ट में जो है थोड़ी सी वो है, तो ये भी एक प्रॉब्लम इसीलिए मैं आया हूँ। तो फिर आप लोग जो है दोबारा से कंफर्म करें कि हाँ चेस्ट में प्रॉब्लम है और कफ़ है, बस इन दो वजह से आप आए हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देना है, क्योंकि चीप कंप्लेंट इज़ द पिलर ऑफ हिस्ट्री। आप लोग जब तक आप लोग चीप कंप्लेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आप लोग आगे नहीं जा सकते, आप लोग एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं बना सकते। तो आप जो है बार बार उससे वो करें कि वो आपको अपने सारी चीप कंप्लेंट्स बता दे, क्योंकि अक्सर बंदे में ना 3-4 खामियां होती है 5 साल से 10 साल से। अब वो क्यों आया है, किस वजह से आया है, तो सबसे पहले आप लोगों ने उस चीज़ को कंफर्म करना है। अच्छा जी वो फिर ना बाद में ऐड करता है कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे कल रात जो है बुखार भी हुई है साथ में, तो वो भी इसीलिए मैं आया हूँ। तो अब अगर देखिए जी अब वो कह रहे हैं ना कि मुझे कफ़ है, फिर आप लोग उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा जी कफ़ कितने टाइम से, वो आप लोग को बता देता है कि वो जो है 10 साल से। तो आप आज क्यों आए हैं, मतलब 10 साल के बाद आप क्यों आए हैं, मतलब कफ़। तो फिर वो कहता है कि डॉक्टर साहब ना कल रात को मुझे कफ़ के दौरान जो है वो भी आया, ब्लड भी आया, तो इसीलिए मैं आज आया हूँ। तो देखिए जी पेशेंट से आप लोगों ने वो बात निकलवानी है जो वो मतलब आपको इजीली आसानी से नहीं बता रहा। तो वो क्यों आया है, वो इसीलिए क्योंकि कफ तो उसको 10 साल से है। दिस इज़ नॉट इज चीप कंप्लेंट, वो चीप कंप्लेंट नहीं है। वो क्यों आपके पास आया है, चीप कंप्लेंट ये है क्यों आया है, क्योंकि कल रात उसको कफ के दौरान वो आया था, मतलब ब्लड आया था, तो वो डर के आ गया है। अब देखिए आपका चीप कंप्लेंट क्या है कि उसके साथ जो स्प्यूटम है, स्प्यूटम में उसने क्या देखा, ब्लड देखा, तो इसी वजह से वो आया है। तो आप लोग का चीप कंप्लेंट यही होना चाहिए। तो इसलिए चीप कंप्लेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप बार बार जो है पेशेंट से पूछें अच्छा जी तो आप यही आपका मेन मसला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसले होते हैं वो हम इग्नोर करते हैं 5 साल से 10 साल से। अब फिर हम जब वो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो चीप कंप्लेंट इज़ ऑल अबाउट दैट। अच्छा जी अब चीप कंप्लेंट जब आप लिख लेते हैं ना तो उसमें कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ नहीं करनी। अगर वो कह रहा है कि ना कि मेरे कमर में दर्द है और दर्द जो मतलब किडनी वाली जगह पे हाथ रख के ना कि डॉक्टर साहब ना मुझे वो है पथरी है या मुझे वो जो है किडनी में स्टोन्स है, तो आप लोग ऐसे लिख दे कि माय पेशेंट हैज़ किडनी स्टोन। नहीं, किडनी स्टोन है आप लोग का तो फुल डायग्नोसिस आप लोगों ने बता दिया ना, दीज आर समथिंग डिजीज़ है, तो आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते। आप लोग कहेंगे कि नहीं उसको पेन हो रहा है इन फला रीजन यहाँ पर उसको पेन हो रहा है। इसी तरह अगर एक पेशेंट आ जाता है और आपको कहते हैं कि डॉक्टर साहब ना मुझे पेप्टिक अल्सर है, तो आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री में ऐसा नहीं लिखना है कि माय पेशेंट हैज़ पेप्टिक अल्सर। ये इस तरह नहीं, पेप्टिक अल्सर जो है ये एक बड़ी बीमारी है, आप लोग डायग्नोज इतना आसानी से नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने वो नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोगों ने क्या लिखना है कि देखिए जी मेरा जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है उसकी एपिगैस्ट्रम में पेन हो रहा है। अच्छा जी वो कह रहा है कि ना, तो आप लोगों ने उन चीज़ों के पास जाना है, ना कि कुछ मेडिकल टर्म्स आप लोगों ने जो है उसको यूज़ नहीं करना है। आप पेशेंट आ जाता है कि डॉक्टर साहब ना मुझे मलेरिया हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि माय पेशेंट हैज़ मलेरिया। नहीं, उसको जो है मलेरिया के एसोसिएटेड सिम्टम आप लोग उससे पूछेंगे कि हाँ आपको क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मुझे वोमिटिंग आ रही है, सोर थ्रोट है, साथ साथ में ना बहुत ज़्यादा फीवर है, मलेज और बॉडी में बहुत पेन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। फाइनली आप लोग जब डायग्नोज करेंगे ना, एंड द फाइनल स्टेप, जो फाइनल स्टेप आप लोग का इन चीज़ों के बाद बनता है, तो वो मलेरिया बनता है, किडनी स्टोन बनता है, ये आप लोग की फाइनल डायग्नोसिस होती है। अच्छा जी तो आप लोग जो है उससे उसके सिम्टम्स के बारे में, उसकी चीप कंप्लेंट्स के बारे में पूछेंगे, लेकिन ये वर्ड्स आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा जी आप लोगों ने जो है नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है इन द चीप कंप्लेंट। तो दो बातें मैंने आप लोग को बता दी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, यही आप लोगों ने श्योर करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने अल्फाज में लिखना है विद नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ नहीं करनी। उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के पास देखना है। देखिए जी अगर वो कह रहा है कि इनडाइजेशन हो रहा है, तो अब इनडाइजेशन क्या है, तो इनडाइजेशन उसके नज़दीक क्या है। अब देखिए अगर हम ब्लीचिंग करते हैं या पेट में जो है कभी कभी किसका ख़राब हो जाता है या कुछ अनडाइजेस्टेड पार्टिकल वो अपनी स्टूल में देख लेता है, हर एक पेशेंट जो अपना अलग अलग वो करता है ना डिफिनीशन ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन एक्चुअली जो है ना इसके बहुत सारे माने जो है पेशेंट ले लेते हैं। तो आप लोगों ने पेशेंट के वर्ड्स को बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि पेशेंट अक्सर जो है अजीब अजीब से वो बताएगा, या तो वो किडनी स्टोन का बताएगा या वो कहेगा इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन एक्चुअली है क्या, तो इसको इलाबोरेट करें कि हाँ उसने जो है कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल सीन इन द स्टूल। आप लोगों ने इस तरह लिखना है। अच्छा जी बिल्कुल जो है बेसिक चीज़ आप लोगों ने लिखनी है मेडिकल टर्म्स को अवॉइड करके। अच्छा जी अब पेशेंट लैंग्वेज में आप लोगों ने सब कुछ लिखना है। इस तरह नहीं लिखना है कि उसको जो है कॉलिक इन द बैक, कॉलिक या यूरिटेरिक कॉलिक। तो देखिए जी अब कॉलिक और ये वर्ड्स जो है ना ये यूज़ ना करें, पेन यूज़ करें जो पेशेंट अपने अल्फाज में बता देता है, तो वो कुछ आप लोगों ने लिखना है। क्योंकि देखिए जी अगर कोई हिस्ट्री देखेगा तो कॉलिक से शायद वो मुराद ले रहे कि उसको यूरिटेरिक कॉलिक है या फिर उसको जो है रीनल कॉलिक है, तो इट कैन मेक कन्फ्यूजन्स। अच्छा जी इसके अलावा
अब ये सारा कुछ जो है आप लोगों ने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या है, देखिए जी, अगर पेशेंट को सबसे पहले पेन हुआ है तो आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में यही बताना है कि माय पेशेंट हैज़ पेन फ्रॉम द पास्ट 1 मंथ। अच्छा जी, और उससे 2 महीने पहले जो है उसको क्या हो गया है, जंडस, और मतलब 3 महीने पहले जो है उसको मास भी था। तो कुछ इस तरह का आप लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है ये सब कुछ, क्योंकि देखिए अगर सबसे पहले पेन हो जाता है, फिर जंडस, फिर मास उसके जो है एब्डोमेन में, तो ये जो है ये किसी और बीमारी की तरफ इशारा है। लेकिन यही 3 सिम्टम्स जो है, अगर ये हम इस तरह कहेंगे कि सब पेशेंट में सबसे पहले जो है एब्डोमेन में एक मास अपीयर हुआ, उसके बाद उसको पेन आना शुरू हो गया, और फाइनली उसको जंडिस, तो ये किसी और बीमारी की तरफ इशारा करता है, ये एक अलग बीमारी की वो है। और अगर मैं कहता हूं कि सबसे पहले उसको पेशेंट को ना पेन हो गया था, उसके बाद जो है जंडिस, और उसके बाद मास, तो ये किसी और बीमारी जो है उसकी तरफ इशारा करता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप प्रॉपर डायग्नोसिस कर सके। अच्छा जी, क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज है, जब ऑर्डर चेंज है तो मे बी दे आर समथिंग डिफरेंट डिजीज, तो यही आप लोगों ने देखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जी, मैंने आप लोगों को सबसे पहले चीप कंप्लेंट का बता दिया। चीप कंप्लेंट में क्या है आप लोगों के पास, वो है व्हाट द पेशेंट ड्रैग टू द हॉस्पिटल। उसके बाद मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट यूज़ करने हैं। अच्छा जी, मतलब पेशेंट के अपने अल्फाज आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है, ऐसे अल्फाज जो बिल्कुल क्लियर कट हों। पेशेंट लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करना है आप लोगों ने, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ लिखना है। उसके बाद जो है आप लोग आ जाते हैं हमारे पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के पास। अब आप लोगों ने पेशेंट से क्या पूछना है, उसके पास्ट हिस्ट्री के पास आप जा रहे हैं। आप लोगों ने चीप कंप्लेंट आप लोग का हो गया, क्लियर कट हो गया। अब आप जो है किस चीज़ के पास आ रहे हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। क्या आपके पेशेंट से, आप लोग पेशेंट से पूछते हैं कि बाबा या दादी आपको जो है डायबिटीज़ तो नहीं है, पहले तो आपको शुगर तो नहीं हुई, तो वो कहता है कि हाँ हुई है। तो आप लोग देखते हैं हाँ इसको डीएम पॉजिटिव है, ये डीएम, अच्छा जी डीएम पॉजिटिव, इसका डायबिटीज़ मिलेटस है। आप लोग पूछते हैं कि आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, तो वो आप लोग पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस आप लोग पूछ लेते हैं। उसकी जितनी भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है आप लोग पूछ लेना। अच्छा जी, चीप कंप्लेंट के बाद आप लोगों ने क्या पूछना है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है अगर उसको डायबिटीज़ है तो आप लोग देख सकते हैं कि ना डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा और बीमारियों को लीड करता है। उसके अलावा जो है आप लोग पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि हाँ आपका तो कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, एपेंडेक्टोमी तो नहीं हुई, या कोलिसिस्टेक्टोमी तो नहीं हुई, गाल ब्लैडर तो रिमूव नहीं किया, या ऑर्चिएक्टोमी तो नहीं हुई, जो रिमूवल ऑफ टिस्टिस है ना ऑर्चिएक्टोमी, तो ये तो नहीं हुई। तो आप लोगों ने उनसे जो है किसी भी सर्जरी अगर उसकी हुई है, या ब्रेन की सर्जरी हुई है, जो भी सर्जरी हुई है, तो आप लोगों ने उससे पूछ लेना है अपने पेशेंट से। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री आप लोगों ने पूछनी है। अच्छा जी, अब उसके बाद आती है हमारे पास ड्रग हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। आप पेशेंट से पूछते हैं कि बाबा आप जो है क्या खा रहे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं। मतलब आपको जो ड्रग हिस्ट्री है वो आप लोगों को यहाँ से भी फाइंड आउट हो सकती है, आपकी जो पास्ट मेडिकल पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, क्योंकि उसकी ड्रग्स जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अगर उसको डायबिटीज है तो आप लोग को पता है ना, वो डायबिटिक पेशेंट जो ड्रग ले लेते हैं, जाहिर बात है उसको डायबिटिक ड्रग्स जो है वो ले लेगा। अगर हाइपरटेंशन है तो जाहिर बात है ना वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे होगा। तो इसीलिए आपकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है ना वो आपको ड्रग हिस्ट्री भी बता देती है, ड्रग फॉर हाइपरटेंशन, डीएम, किडनी स्टोन। तो वो आप लोगों को कहाँ से ड्रग हिस्ट्री आपको यहाँ से भी पता हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा भी आप लोगों ने पूछना है सप्लीमेंट्स देखने कि हाँ आप तो कुछ सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे, विटामिन ए, विटामिन डी, इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे होते, कैल्शियम तो नहीं ले रहे हैं। अगर कोई बाज़ लोग जो है ना हर्बल मेडिसिन ले लेते हैं तो उसका भी पूछना है कि कोई हर्बल मेडिसिन तो नहीं ले रहे। और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ के नोट द ड्रग्स एंड ड्यूरेशन। आप 5 साल से ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं, 2 दिन से ले रहे हैं, अब क्या क्या आप ले रहे हैं, तो ये सारी आपकी ड्रग हिस्ट्री है, आप लोगों ने ड्रग हिस्ट्री पूछनी है। तो सबसे पहले आप लोग का चीप कंप्लेंट, उसके बाद पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री एंड ड्रग हिस्ट्री। अच्छा जी, अब हम आगे अप्रोच करते हैं। नाउ कम टूवर्ड द ड्रग एलर्जीज। आप उससे पूछ लेते हैं कि बाबा आपको किसी ड्रग से कोई अजीब सी अपीयरेंस, तो मतलब अजीब सा तो आप फील नहीं करते आप, मतलब बाज़ लोग जो होते हैं ना वो बड़ी पेंसिलिन एलर्जी बहुत फेमस है, आप लोग पढ़ लेंगे कि पेंसिलिन एलर्जी जो है इट इवन लीड टू एनाफाइलेटिक शॉक। क्योंकि बाज़ पेशेंट में जो है ड्रग्स जो है ना बाज़ पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स काज कर देते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक्चुअली, तो उसको हम ड्रग एलर्जी कहते हैं। तो आप लोगों ने ये ज़रूर पूछना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ना, अब एज अ डॉक्टर आप किसी को ना एस्प्रिन लिख देते हैं, अच्छा जी एस्प्रिन, और वो एस्प्रिन खा के ना मर गया, डेथ इसकी हो गई। तो अब देखिए जी, अगर आपने अपनी हिस्ट्री में पेशेंट से पूछा है कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं, ड्रग एलर्जी, सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब पेशेंट को पता होनी चाहिए, दिस इज पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता होनी चाहिए कि यार मुझे कौन सी ड्रग जो है वो मेरे लिए एलर्जिक है। अगर एक पेशेंट जो है वो स्प्रिन एलर्जिक है तो आप लोग जो है फिर उसको अवॉइड कर देते हैं कि कोई और दूसरी मेडिसिन लिख लेते हैं, या फिर हमारे पास जो है अगर बाज़ पेशेंट जो है वो पेंसिलिन एलर्जिक होते हैं तो फिर आप लोग जो है पेशेंट से
वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे पेंसिलिन एलर्जी है, पेंसिलिन एलर्जी है तो फिर आपने पेंसिलिन को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। तो दिस इज़ द पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ड्रग एलर्जी जो है अपनी याद रख के। अच्छा जी, और दूसरी बात यह कि आप लोग जो है क्लेरिफाई करें कि हाँ इसको ना ट्रू एलर्जी है, क्योंकि पेशेंट को तो इतनी खास वो नहीं है, अक्सर कुछ मेडिसिन लेके ना उसको वोमिटिंग आती है या नॉज़िया आती है, दिल ख़राब हो जाना। अच्छा जी, सो दिस इज़ नॉट एलर्जी। तो आप कंफर्म करें कि हाँ उसको ट्रू एलर्जी है या फिर कुछ इनटॉलरेंस है। अगर उसको ना उल्टी आ रही है तो उल्टी, दिस इज़ वोमिटिंग, दिस इज़ नॉट ट्रू ड्रग एलर्जी, दिस इज ड्रग, ये ड्रग एलर्जी नहीं है। वोमिटिंग जो है किसी ड्रग के साथ आना या पेट ख़राब हो जाना, दिस इज़ एक्चुअली इंटॉलरेंस उसको है ड्रग से। तो आप लोग क्लेरिफाई करें कि हाँ पेशेंट को एक्चुअल में ड्रग एलर्जी है या फिर इंटॉलरेंस है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ड्रग एलर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एज ए डॉक्टर जो जेल भी जा सकते हैं अगर किसी ने आपको अपनी ड्रग एलर्जी बताई है और आप उसको फिर से दोबारा से वो मेडिसिन लिखते देते हैं। अब हम आते हैं फैमिली हिस्ट्री के पास। आप ना उससे पूछ लेते हैं अगर वो जो है बिल्कुल उखड़े हुए सांस की तरफ आया है और उसको बहुत म्यूकस प्रोडक्शन उसका चालू है, तो आप उससे पूछ लेते हैं कि आपकी फैमिली में तो अगर उसको ना आप डायग्नोज करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो आप या फिर आगे पिछले, तो आप लोग पूछ लेते हैं कि हाँ आपकी फैमिली में अब्बू को, अम्मी को, भाई बहन में से किसी को ये बीमारी तो नहीं है। अब अगर एक पेशेंट आया है और उसका पेट जो है बहुत ज़्यादा अरसे से ख़राब है, तो आप लोग ना उससे पूछ ले कि हाँ आपके घर में किसी और का पेट तो ख़राब नहीं है। या फिर दूसरी बहुत ज़्यादा देखिए जो एक्चुअल जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास अस्थमा के पेशेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, हीमोफीलिया के, वो फैमिली रनिंग डिजीज़ हैं जो फैमिली में अब्बू अम्मी भाई बहन किसी को भी हो सकती है। तो आप लोग जो है फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लिया करें। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है सोशल हिस्ट्री या इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। अब सोशल हिस्ट्री उसके मतलब अबाउट द लाइफ आप उससे पूछें या उसकी जो है होम इन्वायरमेंट कैसा है। देखिए उसमें 2-3 चीज़ें आती है। देखिए वो अपनी लाइफ में जो है खुश है या नहीं है, वो उसको तो कोई किसी चीज़ का डिप्रेशन तो नहीं है, ये भी उसकी एक सोशल हिस्ट्री है ना। या फिर वो जो है अकेला रह रहा है, अगर अकेला रह रहा है तो जाहिर बात है ना उसको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होगी जो डिप्रेशन को लीड करते हैं। या फिर वो किसी सोशल हिस्ट्री में जो हम मेनली पूछते हैं ना वो हम ये पूछते हैं स्मोकिंग का, कि आप स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, मतलब नशावर चीज़ें जितनी भी होती है ना, स्मोकिंग तो नहीं करते, चर्च तो नहीं करते, या फिर वो जो है अल्कोहल, मतलब ये जो नशे वगैरह सोशल हिस्ट्री में हम ये पूछ लेते हैं। लेकिन आप जो है एज ए गुड डॉक्टर आप ये भी पूछें कि आप जो है घर में अकेले रह रहे हैं, फैमिली वालों के साथ रह रहे हैं, या फिर आप बाहर रह रहे हैं, या फिर आप लोग उससे पूछे अगर उसकी शादी हुई है तो आपके बच्चे हैं या नहीं है। अगर उसके बच्चे हैं जाहिर बात है दैट इज़ गुड। अगर उसके बच्चे नहीं है तो बाज़ फीमेल को जो है ना जब उसके बच्चे नहीं होते उनके तो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, और डिप्रेशन जो है अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा और बीमारियाँ काज कर देती हैं। तो आप जो है पूरी बुक आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप उससे ये सारी बातें जो हैं वो पूछें। अगर उसकी शादी के जाहिर बात है 10 साल हुए और उसका अभी तक एक बच्चा नहीं है तो जाहिर बात है शी विल बी इन डिप्रेशन, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ सास बहू की झगड़ी जो होती है ना उसको ये तो नहीं फेस कर रही। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा जी, सोशल हिस्ट्री में या होम इन्वायरमेंट वगैरह में। अब ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आप लोग के पास अगर वो आप लोग पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, मतलब बेरोजगार बंदा तो नहीं है, उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सिम्टम है, बीमार बेचारा नौकरी के लिए आगे पीछे भागता रहता है। साथ साथ में आप लोग एम्प्लॉयमेंट अगर उसकी है तो वो कहाँ पर है। अब आप लोग पूछे, वो कह रहा है कि यार मैं तो वो कर रहा हूँ बर्ड्स जो है उसके साथ मतलब वो डील कर रहा हूँ, उसको ख़रीदो फरोख्त का काम करता हूँ, तो उसमें आप लोग सिटिकोसिस न्यूमोनिया जो है उसको अगर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आया है तो आप लोग जो है अपने जहन में रख सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि नहीं मैं किड्स को पाल रहा हूँ और उसको बेचता हूँ एटसेट्रा ना, तो अब जाहिर बात है उसमें अस्थमा का प्रॉब्लम आ सकता है अगर वो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है। साथ साथ में आप लोग देखिए अगर कोल वर्कर है या फिर ड्राइवर्स हैं तो देखिए अगर वो बार्बर है, मतलब जो हेयर स्टाइलर ये होते हैं ना, तो हर एक के साथ हर एक ऑक्यूपेशन के साथ कुछ स्पेशल बीमारियां जो है हमारे पास आती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अच्छा अब हम आगे जाते हैं। हमारे पास है ट्रैवल हिस्ट्री। आप लोग पूछे उससे कि हाँ आपने जो है लेटेस्ट आपने कहाँ सफ़र किए। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाज़ इलाकों में ना मलेरिया बहुत ज़्यादा, अगर वो ऐसी मलेरिया एरिया से गुजरा हुआ है तो जाहिर बात है उसको हो सकती है। तो ट्रैवल हिस्ट्री का पूछे, या किसी पानी में जो है एक जगह एक किस्म का पानी दूसरा, तो आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर लिया। अगर वो सऊदीया से आया है, दुबई से आया है तो डिफरेंट हो सकती है। तो ट्रैवल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द डिजीज़। सेक्शुअल हिस्ट्री आप लोग पूछे, वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। तो सेक्शुअल हिस्ट्री आप लोग पूछ सकते हैं कि वो 1% मतलब वो जो है इधर उधर तो नहीं जा रहा ना, मतलब उसके साथ सेक्सुअल बीमारियां फैलती है ना, अगर वो कहीं एक जगह पे जाके सेक्स दूसरी जगह, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर इस्लाम में तो इसीलिए जो है 1 वाइफ एंड मतलब सॉरी इस्लाम में तो 4 वाइफ हैं एंड सॉरी, लेकिन वाइफ के साथ एसोसिएटेड जो है रिलेशन दे आर सेफ। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं दे आर वेरी डेंजरस। अच्छा जी, इसके अलावा जो है
और भी यार इसके उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये सिस्टमिक इंक्वायरी जो आप लोग पहले भी कर सकते, यहाँ भी आप लोग जो है देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ आप जो है सिस्टमिक इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि पेशेंट जब चीप कंप्लेंट आपको बता देता है ना, तो आप लोग जो है उसकी सिस्टमिक इंक्वायरी उसी हिसाब से आप लोग जाते हैं। सो आप लोग जो है CNS देखें कि हाँ बंदा जो है मेंटल वो तो नहीं है, या फिर उसको कोई और CNS प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मेंटल तो ये तो उसकी सोशल और उसमें भी मतलब आ सकती है, लेकिन CNS उसके ब्रेन स्पाइनल कार्ड नर्वस सिस्टम जो है इंटैक्ट है। CVS आप लोग देखें, GIT देखें, MSK देखें, रीनल देखें, ये सारे वो नहीं है, तो आप लोग अपने उसको बता दें कि नो सिग्निफिकेंट सिस्टमिक इंक्वायरी। किसी न किसी सिस्टम के साथ तो वो आया होगा। एंडोक्राइनोलॉजी भी देखिए साथ में। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है आप लोगों ने पहले भी देखी है, कि मतलब उसको जो है उसकी सोशल लाइफ कैसी है, और साथ में इकोनॉमिक मतलब अमीर है गरीब है, उसकी जो है प्रॉपरली उसको साफ़ पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ये आप लोगों ने देखना है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। और फाइनली आप लोग जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना देते हैं, आपके जहन में 4-5 बीमारियां आनी चाहिए कि हाँ इसको जो है वो हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उसको जो है कॉलरा हो सकता है, उसको जो है इंडाइजेशन हो सकता है। आप लोगों का जो है कुछ 4-5 बीमारियाँ, और फिर आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह लिख लेते हैं, और फिर आप कंफर्म करते हैं कि हाँ यार भाई को तो कॉलरा हुआ है या जो भी वो है, तो आप लोग का फाइनल आप लोग ने डायग्नोज कर लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्ट्री। आप लोग की हिस्ट्री जो बहुत लंबी हो गई है, बट डू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ नॉर्मल डॉक्टर इज हिस्ट्री। अगर आप लोग प्रॉपरली हिस्ट्री नहीं लेंगे तो आप लोग प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर सकते। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।